डियर स्टूडेंट्स, भारतीय भूगोल के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में भारतीय भूगोल के यातायात के खंड में रेलवे को पढ़ने जा रहे हैं। जहां तक रेलवे का प्रश्न है तो इस पर बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और इस क्लास में हमारा उद्देश्य ये होगा कि उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है वो जितने आंकड़े हैं उन सभी को आपको याद करवाएं और सभी को समझाएं। जहां तक रेल का प्रश्न है तो वर्तमान समय में यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है और विकास का जहां तक बात है तो इससे एक नाम जुड़ा हुआ है जेम्स वाट का, जिसने भाप के इंजन का आविष्कार सबसे पहले किया और इसी भाप के इंजन से रेलवे का विकास है। जो देश जिसने सबसे पहले रेल इंजन आविष्कृत कर इस धरती पर रेल का शुभारंभ किया था, वो देश हमें औपनिवेशिक उपनिवेश बनाने वाला ब्रिटेन था, यानी लंदन था। और इस देश के द्वारा सबसे पहले विश्व में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक पहली रेल चलाई गई और भारत भी उसका उपनिवेश था, इसलिए हमारा देश भी उससे लाभान्वित हुआ। हालांकि लाभान्वित कहना गलत होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने जो भारत में रेलवे का विकास किया था वो अपने हित में किया था और ये इतिहास के विषय में ये पूरा एक टॉपिक हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसलिए उस ओर हम नहीं जाएंगे, बल्कि भूगोल के दृष्टिकोण से हम ये देखेंगे कि हमारे देश में जो रेलवे का विकास है उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो भारत में रेल का विकास किया उससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि प्रथम रेल परिचालन कब हुआ, तो प्रथम रेल परिचालन 1853 में कहां से कहां के बीच में, तब बंबई से थाने के बीच में, जो आप लोग पूर्व से ही जान रहे हैं। और कोई भी परीक्षा की तैयारी करने वाला लड़का है तो उसका ये पहला प्रश्न होता है रेलवे में कि रेल का सबसे प्रथम परिचालन कब हुआ था, तो 1853 में बंबई से थाने के बीच में कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सामान्य क्वेश्चन है, बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम समझते हैं अधिकांश छात्रों को ये चीज याद है। लेकिन बाद वाला कि द्वितीय रेल का परिचालन कब हुआ, तो उसके 1 साल बाद ही 1854 में, और कहां से कहां तक, कलकत्ता से रानीगंज तक। देखिए ये जो था ये स्पेशली माल ढुलाई के लिए था, क्योंकि भारत में कोयले का सबसे पहला जो खनन हुआ वो रानीगंज से हुआ। रानीगंज में आज भी आप जाइएगा तो ओपन माइनिंग है, जमीन के ऊपर ही आपको कोयला मिल जाएगा। तो उसको बंदरगाह तक, कलकत्ते के बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया गया। और आज भी आप रानीगंज में जाइएगा तो वो एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरा ऊपर से कवर्ड है। और कवर्ड इसलिए किया गया था कि जो कोयला ला करके उसमें डाला जाता था उसके वैगन में, तो उसके गर्द नहीं उड़े और स्टेशन उससे गंदा नहीं हो। तो इस कारण से जो है वो उसको आज भी ढका हुआ है और सिंबल के रूप में आज भी रखा हुआ है, और वहां पर ब्लॉक हो गया था। फिर 1861 में आपको मेन लाइन का निर्माण होना शुरू हुआ। मेन लाइन समझते हैं, नहीं, हावड़ा से लेकर दिल्ली तक जो वाया पटना होते हुए जाती है, तो वो सबसे लंबी रेलवे लाइन थी जो 1861 में बनकर के तैयार हुई। तो जब 61 में बनना शुरू हुआ तब उसके बॉर्डर को खोला गया और रानीगंज से रेल की पटरियां आगे बढ़ी। तीसरा जो रेल परिचालन था वो 1856 में मद्रास से एर्नाकुलम के बीच में था। इस बीच का जो स्टडी है, यानी 56 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, ये हम लोग हिस्ट्री के पोर्शन में पूरा विस्तार से पढ़े हैं कि कितना किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई, किसने बिछाई, कितना पैसा लगा, घाटा हुआ या फायदा हुआ। तो यहाँ पर भूगोल में उस चीज का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डेटा के हिसाब से ये 3 डेटा अपने पास रखेंगे। प्रथम रेल परिचालन बंबई से थाने तक 1853 में, द्वितीय रेल परिचालन कलकत्ता से रानीगंज के बीच 1854 में, और तृतीय रेल परिचालन मद्रास से लेकर अरकोनम तक 1856 में।
तो ये सीक्वेंस में आपको मिलाने के लिए दे सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको क्लास में ये चीज याद हो गया होगा। अब उसके बाद 1900 के बाद रेलवे का बहुत तीव्र विकास हुआ। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय का भी डेटा पूर्व के रेलवे के विकास में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका भी विवरण देना उचित नहीं होगा। अब हम बिंदुवार आते हैं कि डेटा के हिसाब से क्या क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो उसमें भारतीय रेलवे का विश्व में क्या स्थान है, क्या पोजीशन है। तो विश्व में स्थान रेलवे का जब हम नाम लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि कितनी लंबी रेल लाइन है, रेलवे ट्रैक के आधार पर, इस पर ट्रेन चलती है, जिस पर मालगाड़ी या पैसेंजर गाड़ी चलती है, तो उसकी लंबाई के आधार पर हम विश्व में स्थान देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले स्थान पर विश्व में कोई है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है फर्स्ट नंबर पर। क्यों? क्योंकि इसके यहां जो रेल की कुल लंबाई है वो 2,24,792 किलोमीटर है। कितना है? 2,24,792 किलोमीटर, याद करते हुए चलिए। और दूसरे स्थान पर जो है वो कौन है? तो चीन है। और यहां रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 98,000 किलोमीटर है। कितना है? 98,000 किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो हमारा भारत है। और यहां कितना है? अभी वर्तमान समय में 21 का डेटा जो है उसमें वो 68,103 किलोमीटर भारत में कुल रेलवे लाइन है। तो छात्रों इसको याद किया जाए कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर रेल लाइन में किसका स्थान है और कितना किलोमीटर वहां है? 2,64,755। और दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना। इसके पास कितना रेल लाइन है? और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। इसके पास कितना है? 68,103 किलोमीटर। फिर से एक बार फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बोलिए। 2,24,792 स्थान किलोमीटर लेकर के ये प्रथम स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे कौन है? चीन। यहाँ रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? 98,000 किलोमीटर। और भारत तृतीय स्थान पर है। और यहाँ रेल लाइन की कितनी लंबाई है? तो 68,103 किलोमीटर। क्लियर? अब आइए तीसरा खंड इसका कि रेलवे में कुछ आंकड़े, उन आंकड़ों पर ही प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ये कुल लंबाई हम देख रहे हैं 68,103 किलोमीटर, इस 68,103 किलोमीटर जिस समय बना था, नहीं बनना शुरू हुआ था, तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि 1953 से लेकर के 1950 तक, यानी देश जब आजाद हो गया तो उस समय तक केवल और केवल ट्रेन जो खींची जाती थी वो भाप के इंजन से। ठीक है। 50 के बाद प्रयास किया गया कि डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोयले से बहुत प्रदूषण फैल रहा था, प्लस रख रखाव के भी बहुत व्यवस्था करनी पड़ती थी। कोयला इंजन चलता था तो आपको याद होगा कि हर 50 किलोमीटर की दूरी पर पानी भरने वाला एक पाइप होता था। जैसे गया पटना जाते हैं आप, तो अब तो खैर उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन कुछ वर्षों पहले तक था कि जहानाबाद में पानी भरने वाला एक पाइप रहता था। तो जब ट्रेन पहुंचती थी तो वहां ट्रेन कम से कम आधा घंटा 15 मिनट रुकती थी। क्यों? क्योंकि पानी भरा जाता था। भाप बनने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, तो कोयला तो भरा रहता था लेकिन पानी सूख जाता था भाप बनाते बनाते। तो 50 किलोमीटर के बाद जो उसका टैंक होता था वो खाली हो जाने के करीब पहुंच जाता था। तो भाप इंजन वाले के लिए, इंजन के लिए हर 50 किलोमीटर के बाद पानी डालना जरूरी था। तो इससे टाइम भी किल होता था। तो इसीलिए 50 के दशक तक आते 1950 तक आते आते डीजल यानी लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार हो चुका था और अनेक जगहों पे प्रयोग किए जा रहे थे। तो भारत में 50 के बाद रिप्लेस किया जाने लगा, यानी भाप के इंजन के जगह पर किसका इंजन? लोकोमोटिव इंजन। इसके लिए बनारस में, वाराणसी में लोकोमोटिव इंजन के कारखाने खोले गए, चितरंजन में खोला गया, एक और जगह है, 3 जगह सरकार के थे। टेल्को एक खोला गया जो निजी क्षेत्र का था, जो टाटा में है।
टेल्को जो है वो भी रेल की इंजन बनाती है। कैसा? तो डीजल इंजन। 70 के बाद इलेक्ट्रिक इंजन की बारी आई और 72 में भाप इंजन पूरी तरीके से भारतीय रेलवे से हट गया। कुछ प्रतीक के रूप में जैसे फेरी क्वीन वगैरह भाप इंजन से चलाई जा रही है, लेकिन अधिकांश भाप इंजन जो है वो समाप्त कर दिए गए, उठा लिए गए। अब अधिकांश ट्रेनें चलती हैं इलेक्ट्रिक इंजन से और डीजल इंजन से। तो ऐसी परिस्थिति में जो 68,103 किलोमीटर रेल लाइन है, इस रेल लाइन में से कुल 44,802 किलोमीटर विद्युतीकृत हो चुकी है। परसेंट के हिसाब से देखें तो 65.79% हम लोग के देश में जो रेल है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, विद्युत हो गया है, यानी विद्युत इंजन से चलाया जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक रेल भारत में किस इंजन से चलता है? तो इलेक्ट्रिक से। उसके बाद लोकोमोटिव का नंबर आता है, यानी जहां इलेक्ट्रिफाइड रेल नहीं हुई है वहां लोकोमोटिव से काम चलाया जा रहा है। लेकिन जहां विद्युत की आपूर्ति हो चुकी है, लाइन बिछ चुका है, वहां सब के सब इलेक्ट्रिक इंजन से चलाए जाते हैं। इससे गति में भी तेजी आई है और समय भी बचा है। तो कुल विद्युत लाइनों की संख्या कितनी है? 44,802 किलोमीटर, जो कुल लाइनों का 65.79% है। लोकोमोटिव यानी इंजन की जो हमारे यहाँ संख्या है हमारे देश में, वो 12,734 किलोमीटर है। कितना है? कुल लोकोमोटिव इंजन की संख्या 12,734 किलोमीटर। ट्रेनों की कुल संख्या जो है वो 13,169 किलोमीटर। मतलब पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन जिस पर आदमी सफर करते हैं उसकी बात हो रही है। तो हमारे यहाँ अगर देखिएगा हम अपने देश में, तो माल भाड़ा माने फ्रेट रेल होता है और सर्विस रेल होता है। तो इसका रेशियो जो है वो 60:40 है। 60 क्या है? ये माल ढोता है रेल हमारा, और 40 क्या है? तो सर्विस देता है, सेवा देता है किसको? पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। उसके बाद यात्री कितना हम लोग यहाँ ट्रेवल करते हैं? तो प्रतिदिन के हिसाब से 2.21 करोड़ लोग हमारे देश में सफर करते हैं। वैगन यानी जो माल ढोता है उसकी कुल वैगनों की संख्या जो है वो 3,02,624 किलोमीटर है। क्लियर? स्टेशन की जहां तक बात है तो स्टेशनों की कुल संख्या 7,337 किलोमीटर है। इसमें सभी स्टेशन हॉल्ट वगैरह किलोमीटर का 7,337 संख्या बोल रहे हैं, किलोमीटर बोल दिया था, सॉरी। तो स्टेशनों की कुल संख्या 7,337 है और इसमें सभी स्टेशन शामिल है, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरीय स्टेशन और कष्ठा परैया जैसे छोटे स्टेशन। ये सब मिलाकर के कितने हैं? 7,337। अब देखिए ब्रॉड गेज का प्रतिशत जो यहाँ है वो 94.97% है। कितना है? 94.97। अब ब्रॉड गेज क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हमने फौरन रेल लाइनों का वर्गीकरण शीर्षक बनाया है कि रेल लाइन जो है वो चौड़ाई के हिसाब से एक प्रकार के हमारे यहां नहीं लगे थे। जिस वक्त अंग्रेजों ने इसे लगाना शुरू किया था तो उस समय आवश्यकता अलग अलग प्रकार की थी। एक आवश्यकता थी कि माल की ढुलाई करना, नहीं बड़े वैगन होते थे उसके पैसेंजर के लिए। कुछ जगह पर ऐसा था कि माल ढुलाई वुलाई नहीं करना है, सिर्फ आदमी को ढोना है, तो उससे छोटे होते थे। किसी जगह पर ऐसा था कि बहुत कम लोग जाते थे तो उससे भी छोटे ट्रेन चलते थे। या ऊंचाइयों पर ट्रेन को ले जाना है तो बड़ा बॉगी नहीं जा सकता था, छोटे बॉगी। तो इन सभी आवश्यकताओं के कारण ब्रिटिश पीरियड में 3 गेज था, अभी वर्तमान समय में 4 गेज है। गेज का मतलब पटरी की चौड़ाई, ठीक है, उसके आधार पर, और जितनी पटरी की चौड़ाई होती थी वो उसी अनुपात में उसका इंजन भी चौड़ा होता था और बॉगी भी चौड़ी होती थी। तो सबसे बड़ी पटरी जिसको ब्रॉड गेज कहा जाता है
वो 1.67 मीटर का होता है, यानी लगभग 1.5 मीटर का ब्रॉड गेज होता है। नहीं, अभी जो आप गया स्टेशन पर जाइएगा, नाप के देखिएगा तो दो रेल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1.676। ठीक है। और मीटर गेज जो होता है वो 1 मीटर का ही होता है, और उससे नीचे नैरो गेज होता है जो 0.762 मीटर का होता है। और एक लिफ्ट गेज होता है किसी ऊंचाई वाले स्थान को, मान लिया हिल स्टेशन वाले एरिया में जो छोटी छोटी ट्रेनें चलती हैं, उसको हम लोग लिफ्ट गेज बोलते हैं, जो 0.610 मीटर का होता है। तो अंग्रेजों के समय में इसका अनुपात थोड़ा अच्छा था, मीडियम गेज या नैरो गेज या लिफ्ट गेज का। अब सरकार की ये नीति है कि सभी को परिवर्तित कर करके ब्रॉड गेज में चेंज कर दिया जाए, क्योंकि उससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। हर जगह आदमी बिना रुके हुए नहीं जा सकता था, जहां पर ब्रॉड गेज खत्म होता था तो वहां से उतर करके फिर मीटर गेज पर लोगों को चढ़ना पड़ता था, ये सब प्रॉब्लम था। तो उस आधार पे इसको खत्म करके अब ब्रॉड गेज की पूरी संख्या 94.57 हो गई, जो लगभग 5.5% आपको दिखाई पड़ रहा है। तो वो पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेनें चल रही हैं, जहां नीचे से ऊपर ले जाना संभव नहीं है, तो वहां का वही 5.5% जो है बचा हुआ है। आप अगर गया में देखना चाहते हैं तो ब्रिटिश पीरियड में गया से राजगीर नैरो गेज जाता था। यहां पर आप गए होंगे तो आपको पटरी आज भी दिखाई पड़ जाएगी। मानपुर से क्रॉस की जगह जगदीशपुर एक जगह है जहां से रेलवे लाइन क्रॉस करता है। ठीक है, तो वहां पर उतर के आप देखिएगा तो आज भी खेत में जो है वो नैरो गेज का लाइन बिछा हुआ है। तो ब्रिटिशों ने राजगीर को एक टूरिस्ट प्लेस था वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें थी धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, तो उसके देखभाल या आपको नालंदा विश्वविद्यालय था, एक सीइंग साइट था, तो उसके लिए एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में नैरो गेज का किया था, जो खत्म हो गया। तो ये रेल लाइन का वर्गीकरण में बताया। अब रेल घनत्व, जैसे कल रोड घनत्व बताए थे, तो उसका मतलब क्या था कि एक राज्य में कितना किलोमीटर रोड का एवरेज है। तो वहां क्या था कि रोड घनत्व में हम लोग प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में रोडों का किलोमीटर रोड घनत्व कहलाता था। यहां रेल घनत्व में आप देख लीजिए कि 1000 वर्ग किलोमीटर में कुल रेल मार्ग का किलोमीटर इज इक्वल टू रेल घनत्व। बात समझ में आई? यानी 1000 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई के अंतर्गत कितना रेल मार्ग बिछा हुआ है, कितना किलोमीटर, वो उस राज्य का रेलवे घनत्व कहलाता है। बात समझ में आई? तो उसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों आंकड़ा हमने लिया है। तो सबसे पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, जहां 47.46 किलोमीटर रेल घनत्व है। दूसरे नंबर पर है पंजाब, जहां 47.97 ये 47.46, यहां पर 43 कर लीजिए, 43.46 किलोमीटर रेल घनत्व के हिसाब से पंजाब दूसरे स्थान पे है, और बिहार तीसरे स्थान पे है 40.30 किलोमीटर रेल घनत्व के हिसाब से। और न्यूनतम जो घनत्व वाले राज्य हैं वो सभी के सभी उत्तर पूर्वी राज्य के हैं। जैसे मिजोरम में मात्र 2 किलोमीटर, सबसे कम मिजोरम में। मेघालय में मात्र 9 किलोमीटर, ये दूसरे स्थान पे है, कम में। नागालैंड में 11 किलोमीटर, ये तीसरे स्थान पर है। और मणिपुर में 13 किलोमीटर, ये न्यूनतम में चौथे स्थान पर है। क्लियर? तो इस तरीके से जो पूर्वोत्तर भारत हमारा है वो सबसे न्यून रेल घनत्व वाला स्टेट्स है। तो हम समझते हैं कि आंकड़ों में भारतीय रेलवे के परिवेश में जो भी मैंने बताया वो काफी यूजफुल रहा। कल के क्लास में हम लोग उपस्थित होंगे, मिलेंगे, तो उसमें अन्य जो यातायात के साधन हैं, जैसे
जहाज रानी या जल मार्ग या वायु मार्ग, उसको कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।